शहर से बहुत दूर बसा फूलपुर गांव अपनी हरियाली के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था। वो गांव अनेक प्रकार के हरे भरे पेड़ों से आच्छादित था, लेकिन चांद पर दाग की तरह इस पर भी भूमाफियों की बुरी नजर पड़ जाती है। आहा, कितने ढेर सारे पेड़ हैं मल्लू। ना जाने इस गांव की खबर मुझे पहले क्यों नहीं मिली। इसलिए सरकार, क्योंकि गांव बहुत कोने में बसल बाना। जो भी हो मल्लू, देर आए दुरुस्त आए। तुम कल ही मेरे आदमियों के साथ काम पर लग जाना और सारे पेड़ों को काट कर मेरी फैक्ट्री में पहुंचा देना। पेड़ काटने में गांव वाले अड़ंगा डालिए न तब हुजूर। तुम उसकी चिंता मत करो मल्लू। नगर निगम और वन विभाग के मुंह में मैंने नोटों की गड्डी ठूस दी है। मल्लू अगले दिन ढेर सारे आदमियों और मशीनों को लेकर आता है और वो सब एक एक कर पेड़ों को काटकर धाराशाही करने लगते हैं। दूसरी तरफ न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज, मौसम विभाग ने फूलपुर गांव में इस बार भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और ये भी सुझाव दिया है कि जितनी जल्दी हो सके फूलपुर गांव वासी पलायन कर कर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएं, नहीं तो इस भारी बारिश के कहर में जान माल को भी भारी खतरा हो सकता है। अरे सरला, कुछ सुना? इस बार हमारे गांव में भारी बारिश होने वाली है। तो एक काम करो, सारा सामान पैक कर लो। आज हम रात ही अपने शहर वाले फ्लैट में शिफ्ट होने के लिए रवाना हो जाएंगे। ठीक है जी, मैं अरुणा को भी कह दूंगी कि वो अब काम पर ना आया करे। हम शहर में कोई दूसरी नौकरानी रख लेंगे। मुकेश और सरला जैसे गांव के सभी अमीर परिवार फूलपुर गांव में भारी बारिश का अलर्ट जारी होते ही एक एक कर गांव से पलायन करने लगे, लेकिन सारे गरीब लोग इसी असमंजस में थे कि जाएं या नहीं। अरे रामू भाई, तुम अभी तक अपनी दुकान बंद कर शहर नहीं भागे? बारिश में डूबकर मरने का विचार है का? अरे गोपू भाई, हम गरीबों के नसीब में तो रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना लिखा है। अगर दुकान बंद कर देंगे तो कमाई कहाँ से होवे और बिना आमदनी के खाना कहाँ से आवे? हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या फिर हम भूखे मरे या फिर पानी में डूबकर हम गरीबों का मरना निश्चित है। सही कहा रामू भाई, खरबूजा छुरी पर गिरे या छुरी खरबूजे पर, कटना खरबूजे को ही है। सारे गांव में डर का माहौल था, लेकिन इन सब से बेखबर गांव में केवल चंदन ही खुश था। चंदन हमेशा शराब के नशे में धुत रहता और कोई भी काम नहीं करता था। शादी से पहले वो एक बढ़ई का काम करता था, लेकिन शादी के बाद अपने पड़ोसी कानू के संगत में पड़कर वो दिन भर शराब पीने लगा और नशे में धुत रहने लगा। चंदन भाई, गांव वाले तो भारी बारिश का नाम सुनते ही कीड़े मकोड़े की तरह भाग रहे हैं। चलो हम भी अपना बोरिया बिस्तर बांधते हैं, नहीं तो बारिश हम जैसे महापुरुषों को भी डुबाकर मार डालेगी। कानू, तू क्यों डरता है रे? मैं हूं ना। यह चंदन अपने अजीज दोस्त कानू और उससे भी अजीज दोस्त इस दारू की बाटली को कुछ नहीं होने देगा रे। अच्छा, तब तू क्या करेगा? चंदन सा बदन। मैं तुम्हें और अपनी प्यारी बोतल को अपने कंधे पर उठाकर हवा में उड़ जाऊंगा और बारिश करने वाले बादलों को चीर कर रख दूंगा। तभी कानू एक झटके में दारू पीकर अपनी बोतल खाली कर देता है। अरे चंदन, देख मेरी दवा खत्म हो गई दोस्त, अब तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा। तो चिंता मत कर कानू, मैं अभी अरुणा से पैसे मांग कर लाता हूँ, फिर हम दोनों दो दो बाटली और पिएंगे। चंदन नशे में धुत हो अपने घर पहुंचता है। अरुणा, मुझे कुछ पैसे दे दे, मुझे दवाई लेनी है। आज आप फिर नशा करके आ गए। आपको इस हालत में देखकर बच्चों पर क्या बीतती होगी आपको पता है? ये सब भाषण बाद में देना, अभी जल्दी पैसे निकाल। जी कुछ तो शर्म करिए। मैं मुकेश भाई और सरला जी के यहाँ काम करके जो थोड़ा बहुत पैसे कमाती थी, उनके गांव छोड़कर चले जाने से वो भी बंद हो गई। ऊपर से ये बारिश का कहर, आपको अंदाजा भी है मैं किस दुविधा से गुजर रही हूँ। चुप, बिल्कुल चुप। मैं कब से तेरी बकबक सुन रहा हूँ। तू आज बस आखिरी बार मुझे पैसे दे दे। तेरी कसम खाकर कहता हूँ, एक दिन पाई पाई कर चुका दूंगा। आप रोज आखिरी दिन बोलकर जाते हैं, लेकिन 10 साल बीत गए, आपका आखिरी दिन आज तक नहीं आया। ना जाने उस दुष्ट कानून ने आप पर कौन सा जादू कर दिया है कि आपकी लत छूटने की जगह और बढ़ती ही जा रही है। हरामजादी,
तेरी इतनी हिम्मत कि मेरे दोस्त के बारे में उल्टा पुल्टा बोले। रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। चंदन नशे में अरुणा को मारने दौड़ता है और लड़खड़ा कर खाट पर सिर के बल गिर जाता है और उसके सिर से टप टप खून टपकने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अरुणा अपनी साड़ी का आंचल फाड़कर उसका सर बांधती है। फूलपुर गांव में तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरुणा के घर में पानी भरने लगता है। उसके दोनों बच्चे रूपा और यश उसे पकड़कर रोते बिलखते रहते हैं और चंदन खाट पर चैन की नींद सो रहा होता है। इसी तरह एक दिन बीत जाता है। तभी अरुणा की बेटी रूपा को एक भयंकर मगरमच्छ अपनी ओर आते दिखा। वो चीखने लगती है, माँ, वो देखिए, हमारी तरफ एक बड़ा सा मगरमच्छ आ रहा है। तू डर मत मेरी बेटी, तेरी माँ तेरे साथ है। वो हमें खा जाएगी माँ। रो मत यश बेटा, शांत हो जा। तभी वो मगरमच्छ एक जोर की छलांग अरुणा की तरफ मारता है, लेकिन ऐन वक्त पर चंदन उस पर चाकू से प्रहार कर कर उसे वहीं धराशायी कर देता है। उसका नशा उतर चुका होता है। वो घबराते हुए अरुणा से बोलता है, अरे अरुणा, ये सब कैसे हुआ? किसने किया? इतना पानी क्यों भरा हुआ है? अरुणा चंदन को सब बात बताती है। मुझे माफ कर दो अरुणा, तुम लोग इतना दुख झेलते रहे और वह पापी तुम लोगों को इस भयंकर मुसीबत में डाल चैन की नींद सोता रहा। लेकिन अब मैं होश में आ गया हूँ अरुणा, तुम चिंता मत करो, मैं कोई ना कोई समाधान अवश्य ढूंढ निकालूंगा। भयंकर बारिश में एक रात और गुजर गई। तेज बारिश के साथ ओले भी पड़ने लगे। चंदन और उसका परिवार ठंड से थर थर कांपने लगा। सुनिए जी, ठंड बहुत बढ़ गई है। जब हम लोगों को इससे इतनी तकलीफ हो रही है तो बच्चों पर क्या गुजरती होगी। घर में कंबल नहीं है क्या अरुणा? नहीं है जी, कोई कंबल। सालों से जैसे तैसे आधे पेट खाना खाकर हम अपना जीवन गुजारते थे। पिछले 2 दिनों से तो वो भी नसीब नहीं हुआ। जब राशन का ही जुगाड़ नहीं हो पाता तो कंबल खरीदने को पैसे कहाँ से आते? ये सब मेरे कारण ही हुआ है अरुणा। चंदन को एक उपाय सूझता है। वो अपने घर के खपरेल को नोच नोच कर उसे इकट्ठा कर उसमें आग लगा देता है ताकि ठंड से बचा जा सके। लेकिन बारिश का पानी आग को बुझाते हुए और ऊपर बढ़ने लगा, जिससे चंदन अपने परिवार सहित घर की टूटी फूटी छत पर जा बैठा। सारे गांव में त्राहिमाम मचा हुआ था। फूलपुर गांव के कोने में होने के कारण रेस्क्यू टीम भी अभी तक वहां नहीं पहुंची थी। सभी लोग अपने अपने घरों की छतों पर बैठकर अपनी मौत को सामने बढ़ता हुआ देख रहे थे और रोते बिलखते भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। हे इंद्रदेव, अब तो शांत हो जाइए, क्यों हमारे प्राण लेने पर तुले हुए हैं? हे कृष्ण, अब तुम ही गोवर्धन पर्वत उठाकर हमारी रक्षा करो। इस बारिश के कहर को खत्म करो भगवान। मैं आपको 2 किलो देसी घी के लड्डू चढ़ाऊंगी, वो भी अपने हाथों से बनाकर। चंदन अपना मुंह नीचे किए बिल्कुल शांत बैठा हुआ इस समस्या का समाधान खोज रहा था। तभी उसे याद आया कि वो एक बढ़ई है। क्यों ना वो अपनी बढ़ई प्रतिभा का इस्तेमाल कर एक नाव बनाए और सारे गांव वालों को इस बाढ़ से बाहर निकाले। किसी ने सच ही कहा है, ईश्वर जिसकी मदद करना चाहता है उसे बुद्धि दे देता है। वो सारे गांव वालों को उत्साह से चिल्लाते हुए बुलाता है। हे रामू, गोपू, कानू, सब लोग इधर आओ, मुझे इस बाढ़ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। सारे गांव वासी तैरकर चंदन के पास आते हैं। चंदन सबको अपने प्लान के बारे में बताता है। भूमाफियों ने आधा आधा काट कर जिन पेड़ों को छोड़ दिया था, अब वो पेड़ उखड़कर बाढ़ के पानी में बहने लगे थे। चंदन गांव वालों की सहायता से उन पेड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें बटकर नाव जैसा बनाता है। इस तरह 5 नाव बनकर तैयार हो जाते हैं, जिस पर सारे गांव वाले बैठकर बाढ़ से बाहर निकल जाते हैं। अब केवल चंदन और उसका पड़ोसी कानू का परिवार बचा था, लेकिन नाव केवल एक ही होती है क्योंकि नदी में बहते हुए सारे पेड़ खत्म हो चुके थे।
कानू की पत्नी धनिया कानू से बोलती है, सुनिए जी, अब बस एक ही नाव बची है, चलिए जल्दी से इसे लेकर यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, नहीं तो ये चंदन अपने परिवार को लेकर हमें इस बाढ़ में अकेला छोड़ भाग जाएगा। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैं भी चंदन के यहाँ से थोड़ा हटने का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन यह दुष्ट छिपकली की तरह कब से इधर ही मंडरा रहा है। तभी कानू को एक आइडिया आता है। वो चंदन के पास जाकर बोलता है, अरे चंदन भाई, देखो वहाँ और पेड़ तैरते हुए जा रहे हैं, तुम जल्दी से लपक कर उस पेड़ को पकड़ लो और कहीं वो हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मुझे तो कोई पेड़ बहता हुआ नहीं दिख रहा है कानू भाई। अरे भाई, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ क्या? नहीं नहीं कानू भाई, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं देखता हूँ। चंदन कानू की बातों में आकर नदी में तैरने लगता है और पीछे मुड़कर देखता है कि उसका पड़ोसी कानू और उसकी पत्नी धनिया चंदन को धोखा देकर वो एकमात्र बचे हुए नाव को लेकर भी चले जाते हैं। अलविदा चंदन भाई, अपना ख्याल रखना, मैं और धनिया यहाँ से जा रहे हैं। अब उस बाढ़ से मरने के लिए सारे गांव में केवल चंदन का परिवार ही बच गया होता है। लेकिन चंदन के दुख का यही अंत नहीं था। एक जोरदार बिजली कड़कती है और आकर चंदन के घास फूस के घर पर गिर जाती है, जिससे उसके घर को भी आग लग जाती है और उसका बेटा यश भी घायल हो जाता है। उसके शरीर से खून बहने लगता है। हे राम, ये क्या हुआ? हमारी इतनी परीक्षा क्यों ले रहा है भगवान? कम से कम मेरे बेटे को तो छोड़ दिया होता। हमें जल्दी से यश को डॉक्टर के पास ले जाना होगा अरुणा, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। शुभ शुभ बोलिए जी, कुछ नहीं होगा मेरे यश को, वो अभी जाग जाएगा। तभी गांव का एकमात्र पेड़ जिसे चंदन ने अपने बचपन में लगाया था, वो बाढ़ के जोर से उखड़ जाता है और नदी में बहने लगता है। चंदन सबसे पहले अपने बेटे बेटी और पत्नी को बैठाता है और खुद नहीं बैठता, क्योंकि उसमें और जगह नहीं होती है। ठीक है अरुणा, तुम लोग जाओ, मैं तैर कर इस बाढ़ को पार कर जाऊंगा। नहीं जी, मैं आपको अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। पागल मत बनो अरुणा, अगर यश को जल्दी डॉक्टर के पास नहीं ले गया तो उससे जान का खतरा हो सकता है। नहीं पिताजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। नहीं मतलब नहीं। तुम अपने पिता पर भरोसा रखो गुड़िया रानी, ईश्वर ने चाहा तो जल्दी मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। चंदन का परिवार सुरक्षित बाढ़ पीड़ितों के शरणार्थी शिविर में पहुंच जाता है। अरुणा तुरंत यश को डॉक्टर को दिखाती है। डॉक्टर यश का इलाज करते हैं और वो कुछ ही देर में ठीक हो जाता है। वहाँ अन्य गांव वाले भी होते हैं, वो सभी चंदन का इंतजार करते रहते हैं। माँ, पिताजी अभी तक नहीं आए, कितनी देर हो गई है? तेरे पिता आते ही होंगे गुड़िया रानी, थोड़ा सब्र कर। मुझे तो लगता है चंदन अब कभी भी वापस नहीं आएगा अरुणा भाभी। हम सबकी जान बचाने वाला हमारा नायक लगता है खुद मौत के मुंह में समा गया। उसे आना होता तो अब तक आ गया होता। चंदन बाढ़ के पानी में तैरता रहता है और अत्यधिक थक जाने से डूब जाता है। तभी रेस्क्यू टीम की नजर चंदन पर पड़ती है और वो उसे सुरक्षित पानी से निकालकर शरणार्थी शिविर में पहुंचा देते हैं। सभी गांव वाले जिंदा बच जाते हैं और चंदन की भी आंख कानू के धोखे से खुल जाती है, जिसने उसे शराब की लत लगाई थी। आखिरकार बाढ़ खत्म हो जाने पर सभी फूलपुर वासी अधिक से अधिक पेड़ लगाने और भूमाफियों को भगाने का संकल्प लेते हैं। चंदन वापस से अपना बढ़ई का काम करने लगता है और सभी हंसी खुशी रहने लगते हैं।